लेकिन धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, धन्य है माननीय कांशीराम साहब, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बना करके हजारों हजार राजनीति से वंचित जातियों में राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम किया। उनके बूथ पर कैप्चरिंग हो गई, पार्टी के लोगों ने बहन जी से शिकायत किया, बहन जी वहां से चुनाव लड़ रही थी, कहा कि यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो गया। बहन जी ने फिर बूथ की तरफ गाड़ी मोड़ दिया, तब तक रास्ते में एडीएम मिल गया बुलंदशहर का। एडीएम से कहा कि वहां बूथ कैप्चरिंग हो गई, आप क्या कर रहे हो? तो तुम तरह से बात करना शुरू कर दिया एडीएम ने, कहा कि तुम जाओ मैं देखूंगा। तब तक बहन जी उतर के मारी 2 थप्पड़ उसके मुंह, खींच के मारा एडीएम को। बहन जी ऐसे बैठी थी भीड़ में, उन्होंने अपना स्लिप भेजा, 21 साल की उम्र की बहन जी थी, अपना स्लिप भेजा, कहा कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। और संचालक महोदय ने बुला लिया। संचालक महोदय को नहीं पता था कि मैं मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार दिया हूं, उनको नहीं पता था। और पहली बार ही बहन जी ने लाउड स्पीकर पकड़ा था। उन्होंने कहा था कि संचालक महोदय बार बार अनुसूचित जाति के लोगों को हरिजन कह रहे हैं। हरिजन का मतलब भगवान की संतान। जब खाली बहन जी ने कहा कि जब खाली अनुसूचित जाति के लोग ही भगवान की संतान हैं, बकिया क्या शैतान की संतान है? श्री बीपी सिंह चुनाव जीत गए, माननीय कांशीराम साहब को 80,000 वोट मिला था, 80,000 वोट मिला। और मानवर साहब ने अपना वो डिब्बा जब गिना नोट वाला, तो 75,000 नोट निकला था। पहली बार इन्होंने कहा कि मैं आईएएस बनना चाहती हूं। आईएएस कहना, हाँ मैं आईएएस बनना चाहती हूं। कहें अगर आप हमारे साथ आए, एक आईएएस नहीं दर्जनों आईएएस आपके पीछे चलेंगे। बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने वाली, गरीब गुरबा का विकास करने वाली और सबके लिए काम करने वाली ऐसी नेता का आज जन्मदिन है। ऐसे अवसर पर मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप लाखों साल जिए। और मेरे साथियों, बहन कुमारी मायावती जी कोई चमत्कार से कम नहीं है। जब पहली बार आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो पूरे इतिहास में वह दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। ये सामाजिक परिवर्तन का बहुत जीता जागता उदाहरण था कि एक दलित समाज में पैदा हुई उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। वो कार्यकाल मात्र 4 महीना 13 दिन का था। केवल 4 महीना 13 दिन के कार्यकाल में उन्होंने सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जिला बनाया, अंबेडकर नगर, जहां से मैं चल करके आता हूं। अंबेडकर नगर जिला बनाया। और 1919 में पंजाब के अंदर जालंधर में, अमृतसर में 1919 में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के नाते से निहत्थे लोगों पर एक अंग्रेज जनरल डायर था जिसने गोली चलाई थी, जिसमें हजारों लोग मरे थे। उन लाशों के बीच में एक 19-20 साल का लड़का अपने चाहने वालों को पहचान कर रहा था। और 1940 में, 21 साल के बाद इंग्लैंड में जाकर के जनरल डायर को गोली मारा था, जिसका नाम था वीर अब्दुल।
वीर उधम सिंह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जिला बनाया, उसी दिन नैनीताल को काट करके उधम सिंह के नाम पर जिला बनाया, अपने महापुरुषों का इतिहास जिंदा करने का काम किया। हमने शाहजहां को इतिहास में पढ़ा है, मुगल बादशाहों को हमने पढ़ा है, जिन्होंने भारत को अमूल्य धरोहर देने का काम किया है, तमाम स्मारक बना करके देने का काम किया है, और उन तमाम स्मारकों को बना करके इतिहास बनाने का काम मुगल बादशाहों ने किया। लेकिन आज उसी राष्ट्रीय धरोहरों को भारतीय जनता पार्टी बेचने में लगी। हमने सम्राट अशोक के इतिहास को पढ़ा था। सम्राट अशोक ने इस देश में 84,000 स्तूप बनाने का काम किया था। उनकी हुकूमत काबुल, कांधार से लेकर अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका से लेकर के भारत के नेपाल तक सब कुछ सम्राट अशोक का राज था। तो सम्राट अशोक ने पूरे अपने इलाके में 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाया। भगवान बुद्ध के संदेशों को पत्थर पे लिखवा करके गड़वाने का काम किया, शिलापट बनवाने का काम किया और पिलर लगवाने का काम किया, ताकि इतिहास जिंदा रहे। मेरे साथियों, बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 प्रोफेसर वहां पढ़ाते थे। पूरे दुनिया के लोग वहां पढ़ने आते थे। लेकिन हमारे देश की घटिया सोच के लोगों ने उस विश्वविद्यालय में आग लगाने का काम किया, और जिस विश्वविद्यालय के किताबें, ताम्रपत्र, ताड़पत्र, ऐसे उस तांबे के तांबे पर लिखा जाता था, ऐसी किताबें वहां पर भरा पड़ा था। कई मंजिला वह पुस्तकालय था, जिसको दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने जलाने का काम किया, इतिहास जलाने का काम किया, हमारे इतिहास को दफनाने का काम किया। और वो सब इतिहास आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में फिर से लिखने का काम किया। चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर स्मारक हो, ग्रेटर नोएडा में या लखनऊ के अंदर। लखनऊ में आप जा करके, लखनऊ में जैसे आप घुसेंगे, दो चीज केवल दिखाई देता है। एक तो दिखाई देता है मुगल बादशाहों ने जो स्मारक बनाए हैं, जो बिल्डिंगें उस जमाने में 600-700 साल पहले जो बिल्डिंगें उन लोगों ने बनाया, वो दिखाई देता है। और दूसरे नंबर पर हमारी नेता बहन कुमारी मायावती द्वारा बनाए गए वो स्मारक दिखाई देते हैं। इतिहास जिंदा करने का काम किया। ऐसी नेता को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। इतिहास अपने को दोहराता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने देखा कि हमारे देश के अंदर को जमींदार किस्म के लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, सत्ता में चयन करने का उन्हें ही अधिकार था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान बनाने का अवसर मिला और संविधान उन्होंने बनाया। जो संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा गया, 2 साल 11 महीना 18 दिन में जो संविधान केवल लिखा गया, वो इतिहास 1,500 साल का इतिहास है। हजारों साल के इतिहास को 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखने का काम किया। मेरे साथियों, पूरे दुनिया पे धरती पर कहीं पर लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र था बिहार के अंदर, वैशाली में था। वैशाली के लिच्छवियों के पास लोकतंत्र था और उस समय वहां के सांसद बैठते थे और एक दूसरे से वार्ता करके
अपना निर्णय लेते थे, लोकतंत्र वहां पर था। बाबा भगवान गौतम बुद्ध ने लिच्छवियों से लोकतंत्र सीखा और उन्होंने संघ बनाया। जो संघ बनाया वो लोकतंत्र पर आधारित बनाया। और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला तो उस लोकतंत्र को भारत के संविधान में लिख दिया और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश बन गया। सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश भारत बना। मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के मानने वाले लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। वोट से राजा चुना जाएगा, जिसका वोट ज्यादा होगा अब वो लोग राजा बनेंगे। लेकिन मेरे साथियों, 1952 में इस देश में पहला चुनाव हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान बना करके जब उन्होंने सौंप दिया, पार्लियामेंट से वो बाहर आ रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी थी, वो मुस्कुरा रहे थे। कुछ कांग्रेस के नेताओं ने उनसे उनके खुशी का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत खुश हूं, इसलिए खुश हूं कि हमने भारत का संविधान बना दिया और हमने सबको वोट देने का अधिकार दे दिया। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के मानने वाले लोगों को मताधिकार का अधिकार दे दिया। अब जो हमारे लोगों का वोट सबसे ज्यादा है, अब हमारे लोग एमपी एमएलए बनेंगे, अब हमारे लोग सत्ता के गलियारों में नजर आएंगे। तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि तो फिर आपकी ये खुशी बहुत क्षण भर की है। मेरे साथियों, उसी दिन प्रजातंत्र का गला घोटने का काम शुरू हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरा दिया गया। उनके ही पीए श्री एसएन कजलोलकर को कांग्रेस ने टिकट देकर के चुनाव लड़ाया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वो चुनाव हार गए और उनका पीए चुनाव जीत गया। जब उनका पीए चुनाव जीत गया तो बाबा साहब से मिलने गया। बाबा साहब के कदमों में अपनी सिर की टोपी रख दिया और कहा कि बाबा साहब, मैं चुनाव जीत गया। बाबा साहब ने कहा कि अब चुनाव आप जीत गए तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा, जो कांग्रेस कहेगी हम वही करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सर अपना पकड़ लिया कि मैंने इसलिए वोट देने का अधिकार नहीं दिया था कि वो बंधुआ मजदूर बन करके काम करेगा। हमने वोट का अधिकार इसलिए दिया था कि वो अपने इस देश में, समाज में भाईचारा पैदा करेगा और उनके विकास के लिए काम करेगा। मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, वही समय था जब संविधान की धारा 340 जिसमें लिख दिया था इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। उनकी गणना अभी बाकी है। उनकी गणना करा करके, आयोग बना करके उनको भी इस देश में मुख्यधारा में जोड़ने का काम करना चाहिए। तब जाकर के नागपुर के सांसद, उस समय 52 में नागपुर के सांसद पंडित काका कालेलकर की अध्यक्षता में श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग का गठन किया, पिछड़ा वर्ग आयोग। आयोग तो पिछड़े वर्ग की जांच करने के लिए बना, लेकिन बनाया पंडित जी को। चमड़े की रखवाली कुत्ता करेगा? नहीं कर सकता। पहले खाएगा, रखवाली बाद में करेगा। वही हुआ सन 55 में काका कालेलकर की रिपोर्ट आ गई। इसमें कहा गया कि इस देश में 52% पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और जो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ही पिछड़े हैं, जो मुख्य धारा से बाहर है, उनको 52% आरक्षण दिया जाए ताकि वो मुख्य धारा में आ जाएं। सन 55 में रिपोर्ट आ गई। संविधान
पार्लियामेंट के सदन पटल पे रिपोर्ट रखी गई। 7 दिन के बाद पंडित काका कालेलकर ने एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री के नाम, कहा कि मैं आयोग का चेयरमैन होने के नाते से अपने कार्यों का निर्वहन किया हूं, किंतु मैं व्यक्तिगत रूप से जातिगत आरक्षण का कट्टर विरोधी हूं, इसलिए मैंने आयोग में जो कुछ कहा है उसके मैं खिलाफ आपको ये पत्र लिख रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं इस रिपोर्ट को लागू न किया जाए। हो गया ना, कहानी खत्म हो गई। उसी का बहाना लेकर के जवाहरलाल नेहरू ने उस पूरी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, कह दिया कुछ नहीं होगा। पिछड़ा वर्ग फिर पिछड़ गया। पिछड़ा वर्ग 1927 में पिछड़ गया, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं माना, जब पिछड़ा वर्ग श्री SD चौरसिया को बात को नहीं माना, जब पिछड़ा वर्ग सर छोटू राम की बात को नहीं माना। सन 27 में अगर मान गया होता तो हमारा पिछड़ा वर्ग इतना पीछे ना होता। और मेरे साथियों, अनुसूचित जात जनजात के लोगों को जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को 27 में मान लिया, जिसके नाते से 1930 में, 1931 में, 1932 में 3 गोल में सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जात और जनजात के लोगों की बात को रखा, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने एक्शन लिया और सेकंड इंडिया एक्ट बनाया। सेकंड इंडिया एक्ट 1935 बनाया, जिस एक्ट के तहत शूद्रों को नौकरी करने का अधिकार मिलता है। और उसके पहले महात्मा फूले ने सन 1848 से लेकर के सन 90 तक संघर्ष किया था और सन 1892 से लेकर के सन 1922 तक छत्रपति साहू जी महाराज ने संघर्ष किया था। महात्मा फूले और छत्रपति साहू जी महाराज के संघर्ष के बदौलत अंग्रेजों ने फर्स्ट इंडिया एक्ट 1919 बनाया था। 1919 में जो प्रथम भारतीय अधिनियम बना, उस कानून के तहत अनुसूचित जात जनजात शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और सेकंड इंडिया एक्ट में नौकरी करने का अधिकार मिला। और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला तो फर्स्ट इंडिया एक्ट, सेकंड इंडिया एक्ट, उन सभी अधिनियमों को भारत के संविधान में डाल दिया और वो परमानेंट हो गया। लेकिन पिछड़ी जात ने बाबा साहब की बात को नहीं माना। काका कालेलकर की आयोग रद्दी की टोकरी में चला गया। 1977 में इस देश में इमरजेंसी के बाद एक इलेक्शन हुआ था। 1977 में जो चुनाव हुआ, कांग्रेस के खिलाफ सभी दल इकट्ठा होकर के चुनाव लड़े और एक पार्टी बनी जनता पार्टी, जिसका सिंबल कंधे पर हल धरे किसान। पुराने साथियों को याद होगा उस समय इन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाया। घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा पहले नंबर पे, यदि जनता पार्टी की देश में बहुमत मिलती है तो काका कालेलकर की आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण की सुविधा नहीं मिली है, आयोग जो रिपोर्ट देती है उस आधार पर इनको पूरा उसका लाभ देंगे। जनता पार्टी की सरकार बन गई, आंधी चल रही थी, जनता पार्टी की आंधी चल रही थी, प्रचंड बहुमत से सरकार बन गई। और जब पिछड़े वर्ग के लोगों ने श्री मोरारजी देसाई, जो भारत के उस समय के प्रधानमंत्री से मिले और कहा कि काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए, उन्होंने क्या कहा?
आयोग की रिपोर्ट पुरानी हो गई, लगभग 22 साल पुरानी हो गई। बदलती परिवेश में हमें नई रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी। फिर उन्होंने क्या किया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, मधेपुरा से सांसद श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना और श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, उन्होंने बहुत मेहनत करके रिपोर्ट दिया। उन्होंने 3743 जातियों का सूची बनाया जो पिछड़ी जात में सम्मिलित किए गए, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष के बदौलत 3000 अनुसूचित जात और जनजात की सूची बनी थी। तो श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने 3743 जातियों की सूची बनाई और रिपोर्ट दे दिया सन 80 में। रिपोर्ट के आधार पर इस देश के पिछड़े वर्ग की आबादी 52% के हिसाब से इनको आरक्षण 52% मिलना चाहिए। रिपोर्ट दे दिया, उनकी सरकार गिर गई थी, रिपोर्ट आ गई, फिर कांग्रेस की सरकार बन गई। जब कांग्रेस की सरकार बन गई 80 में, फिर वो रिपोर्ट नहीं लागू हुआ, और उसी बीच में 14 अप्रैल सन 84 को बहुजन समाज पार्टी बनी। बहुजन समाज पार्टी बनने के तुरंत बाद ही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और आदरणीय मानवर कांशीराम साहब ने और बहुजन समाज पार्टी के तमाम चहेतों समर्थकों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। आरक्षण समर्थक सांप्रदायिकता विरोधी रैली, आरक्षण के समर्थन में सांप्रदायिकता के खिलाफ पूरे देश में रैली हुआ। उत्तर प्रदेश में मंडल स्तर पर रैली हुई। मानवर कांशीराम साहब 4200 किलोमीटर साइकिल चलाई, हजारों संगोष्ठियां किया और पार्लियामेंट के सामने वोट क्लब पर धरना प्रदर्शन लगा दिया। हमारे नेताओं ने संघर्ष किया और नारा लगवा दिया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, नारा लगा दिया। मेरे साथियों, सन 84 से लेकर के लगातार 89 तक ये कार्यक्रम चलता रहा, और आपको पता है यही इलाहाबाद की धरती है। सन 88 में मानवर कांशीराम साहब यहीं से चुनाव लड़े थे, उपचुनाव लड़े थे। श्री अमिताभ बच्चन यहाँ के सांसद थे और वो फोर्स कांड में उनका भी नाम आ गया था। उन्होंने नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे दिया, तब यहाँ उपचुनाव हुआ और मानवर कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार और श्री बीपी सिंह यहाँ पे समस्त विपक्ष के लोगों के उम्मीदवार थे। मैं भी यहाँ पे प्रचार करने उस समय आया था। मैं अपनी विधानसभा जलालपुर का अध्यक्ष था, मांडा उंडा उसी समय घूमा था। सिविल लाइंस में ही कार्यालय था स्वर्गीय जंग बहादुर पटेल जी के घर पर, याद है, पुराने साथी बैठे यहाँ। उस चुनाव में आप लोगों ने एक नई बात देखी होगी, एक स्टील का डब्बा 2 फीट ऊंचा, उसी में एक सुराख, अगल बगल 2 चूल्हा लगा था। 2 साथी उस डब्बे को लेकर आगे आगे चलते थे। उस डब्बा पे लिखा था, एक वोट एक नोट, एक वोट एक नोट। और जब यहाँ का प्रशासन चुनाव के बाद वोटों की गिनती किया, श्री बीपी सिंह चुनाव जीत गए। मानवर कांशीराम साहब को 80,000 वोट मिला था, 80,000 वोट मिला। और मानवर साहब ने अपना वो डिब्बा जब गिना नोट वाला,
तो 75,000 नोट निकला था। पहली बार गरीब का बच्चा भी चुनाव लड़ने लायक बन गया और समाज, जो समाज राजनीतिक सत्ता से बहुत दूर था, जो राजनीति को जानता ही नहीं था, सत्ता क्या चीज है उसका स्वाद चखा ही नहीं था, पहली दफा तमाम गरीब गुरबे के बच्चे विधानसभा और पार्लियामेंट में गए। उसके पहले बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले इस देश की सैकड़ों जातियां, जिसमें एमपी एमएलए कभी बनते नहीं थे, विधायक के घर को ही वो विधानसभा मानते थे, सांसद के घर को ही दिल्ली की पार्लियामेंट मानते थे। लेकिन धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, धन्य है माननीय कांशीराम साहब, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बना करके हजारों हजार राजनीति से वंचित जातियों में राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम किया। मेरे साथियों, मुझे 96 में लोकसभा का टिकट मिला। साहब ने पूछा कितना खर्च करोगे? मैंने कहा साहब मैं एक नया पैसा खर्च नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो हकीकत, मैं 5 में पढ़ रहा था तभी मेरे पिताजी खत्म हो गए, सबसे बड़ा मैं। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति हो सकती, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसले के साथ काम करना चाहिए। जितना कड़ा संघर्ष होगा उतने अच्छा उसका परिणाम आएगा। आपके संघर्ष से ही पता लगेगा आपका परिणाम कितना अच्छा है, और आपके परिणाम से पता लगेगा कि आपका संघर्ष कितना अच्छा है। इसलिए संघर्ष करना चाहिए। मेरे साथियों, मैं साइकिल से चलता था, मैं लोकसभा का चुनाव जीता। 25,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी पीछे गई थी। जब मैं पार्लियामेंट के गेट पर गया, सिक्योरिटी वाला मुझे रोक लिया, कहा लड़के उधर मत जाओ। उस समय मेरा वजन 48 किलो मुश्किल से था। कहा कि आप तो पढ़वैया लग रहे हैं इंटर और बीए के। हमने कहा क्या करूं, आप जैसा देख रहे हैं वैसा हूं, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने अम्बेडकर नगर की जनता को, जो वहां के लोगों ने मुझे पार्लियामेंट में भेजा। तो मेरे साथियों, हर व्यक्ति को लक्ष्य बना करके काम करना चाहिए और ख्वाब देखना चाहिए, और ऊंचा ख्वाब देखना चाहिए। हमेशा लक्ष्य को दूर रख करके काम करना चाहिए, और ये काम हमने सीखा है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से। 77 में 1977 में जनता पार्टी की सरकार में दिल्ली में एक सम्मेलन चल रहा था, जहां पे सम्मेलन पे जनता पार्टी के सरकार में राजनारायण कद्दावर नेता थे, मंत्री थे, वो संचालन कर रहे थे। तो मान लीजिए किसी अनुसूचित जात के व्यक्ति को बुलाते थे तो कहते थे फला हरिजन आए और अपने बात को व्यक्त करें। संचालक महोदय कहते थे फला हरिजन आए और अपने बात को व्यक्त करें। बहन जी ऐसे बैठी थी भीड़ में, उन्होंने अपना स्लिप भेजा। 21 साल की उम्र की बहन जी थी, अपना स्लिप भेजा, कहा कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। और संचालक महोदय ने बुला लिया। संचालक महोदय को नहीं पता था कि मैं मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार दिया हूं, उनको नहीं पता था। और पहली बार ही बहन जी ने लाउड स्पीकर पकड़ा था। उन्होंने कहा था कि संचालक महोदय बार बार अनुसूचित जात के लोगों को हरिजन कह रहे हैं। हरिजन का मतलब भगवान की संतान। जब खाली बहन जी ने कहा कि जब खाली अनुसूचित जात के लोग ही भगवान की संतान हैं, बकिया क्या शैतान की संतान है? ये सन 77 में बहन जी ने बोला था, और ऐसा भाषण दिया कि राजनारायण जैसे नेता की बोलती बंद हो गई और पब्लिक बहन जी के नाम पे नारा लगाने लगी।
जैसे छोटी बच्ची भी गाना गाई, आप सब लोग उछल पड़े, मचल गए। ऐसा ही दृश्य था। मैं देख करके वो दृश्य देख रहा था, समझ रहा था कि ऐसा ही दृश्य बहन जी के सामने उस समय था, 21 साल की उम्र में। मेरे साथियों, उसी भीड़ में बाम सेठ के एम्प्लॉय थे, मानवर साहब के सहयोगी लोग बैठे थे। साहब को बताया कि साहब आज तो एक लड़की ने राजनारायण मंत्री की तो बखिया उधेड़ दिया। क्या हुआ? पूरी कहानी बताई। तो साहब ने कहा चलो मुझे ले चलो, इंद्रपुरी दिल्ली में है। इंद्रपुरी उनको ले गए, दरवाजा ठकठकाया। रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे, ठंडक का दिन, और पिताजी निकल के आए कि कौन लोग है आप लोग हैं, रात को दरवाजा खटखटा रहे हैं। कहा कि मैं कांसीराम हूं और ये फला फला एम्प्लॉय लोग हैं, हम मायावती से मिलने आए हैं। कहीं वो तो पढ़ रही हैं, कहीं उनसे बात कर लो, हम उनसे मिलने आए हैं। साथियों, बहन जी बैठी, पानी आया, चाय आया, पिए। साहब बैठे, बामसेठ के लोग बैठे। साहब ने कहा कि आपने तो उस दिन राजनारायण की बोलती बंद कर दिया और वहां हजारों लोग बैठे थे, पूरी सरकार बैठी थी, जनता पार्टी की बोलती बंद कर दिया। आप क्या बनना चाहती हैं? बहन जी ने कहा कि मैं IAS बनना चाहती हूँ। IAS? कहें हाँ मैं IAS बनना चाहती हूँ। कहें अगर आप हमारे साथ आए, एक IAS नहीं दर्जनों IAS आपके पीछे चल रही है। उस समय बाम सेठ नहीं बना था, उस समय TS4 नहीं बना था, उस समय बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, लेकिन मानवर साहब की इसी एक बात ने बहन जी को उनकी बात मानने के लिए बाध्य कर दिया। कहा कि आप IAS बन जाएंगे, किसी नेता के पीछे आपको उसकी हाँ हुजूरी करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर हमारे साथ आ जाएंगे तो हम इतना बड़ा नेता बना देंगे कि दर्जनों IAS आपकी पीछे पीछे चलने में गौरव महसूस करेंगे। वही एक बात बहन जी मान गई और निकल पड़ी। बाबूजी ने भी समझाया। आदरणीय बहन जी बहुत अनुशासन प्रिय बहन जी अध्यापक थी, नौकरी छोड़ दिया, वकालत नहीं किया और मानवर साहब के साथ निकल पड़ी। पूरे उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कभी साइकिल से, कभी कार से, कभी ट्रेन से उन्होंने बड़ा काम किया, बड़ा संघर्ष किया। आप सोच सकते हैं, आपकी 21 साल की बहन और बेटी घर से बाहर जाए तो बाप और माँ के मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, और ये समाज कुछ देने का तो नहीं, लेकिन कीचड़ उछालने की बात सबसे पहले करना शुरू कर देगा। सहयोग नहीं करेगा, लेकिन कीचड़ जरूर उछालेगा। लेकिन इस सब की परवाह किए बगैर आज यह बहन जी ने बड़ा संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया और फील्ड को तैयार किया। मेरे साथियों, आप सबको मैं बताना चाहता हूं, सन 87 में बुलंदशहर लोकसभा का चुनाव था, उपचुनाव था। एक बूथ पर कैप्चरिंग हो गई। पार्टी के लोगों ने बहन जी से शिकायत किया, बहन जी वहां से चुनाव लड़ रही थी, कहा कि यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो गया। बहन जी ने फिर बूथ की तरफ गाड़ी मोड़ दिया। तब तक रास्ते में ADM मिल गया बुलंदशहर का। ADM से कहा कि वहां बूथ कैप्चरिंग हो गई, आप क्या कर रहे हो? तो तुम तराज से बात करना शुरू कर दिया ADM ने, कहा कि तुम जाओ मैं देखूंगा। तब तक बहन जी उतर के मारी 2 थप्पड़ उसके मुंह, खींच के मारा ADM को। आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार थी और उस कांग्रेस की सरकार ने बहन जी के ऊपर रासुका लगा दिया
और यही नैनी जेल है। इसी नैनी जेल में 1 महीना बहन जी बंद थी, याद है कि नहीं याद पुराने साथी? मानवर कांशीराम साहब ने ऐलान कर दिया, जब तक मायावती जेल में रहेंगी तब तक हम उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हर जिला मुख्यालय पे आदेश हो गया, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। भीड़ आने लगी, रोज भीड़ बढ़ती जाती थी, कभी 1000, दूसरे दिन 2000, तीसरे दिन 3000। श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, उनको लगा कि अरे ये तो बहुजन समाज पार्टी, हमने क्या जेल में मायावती को डाला, उसकी पार्टी बढ़ती जा रही है, ये तो लगता अब तो छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने साहब से कहा कि आप जमानत का पत्र भर दीजिए, हम बहन जी को छोड़ देंगे। मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि मायावती ने कोई गलत काम नहीं किया। मानवर साहब बहन जी का नाम नहीं लेते थे, नेताजी कहते थे, नेताजी कहते थे बहन जी को, कहे हम जमानत का फॉर्म नहीं भरेंगे, बाइज्जत बरी करो, क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। मेरे साथियों, आपको याद होगा हमारे लोगों का वोट पढ़ने नहीं पाता था, जमींदार के लोग, मनवर लोग वोट डाल लेते थे। मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि जो आदमी अपना वोट की रक्षा नहीं कर सकता, वह आदमी अपने बहन बेटी के ऊपर बलात्कार होते हुए भी रक्षा नहीं कर सकता। समाज में जोश पैदा हुआ और उसी बात को ध्यान में रख करके आदरणीय बहन जी ने एडीएम को थप्पड़ मारा था। एक एडीएम के मारने के नाते से हमारे हजारों कार्यकर्ता तैयार हो गए, उनके हाथ उठ गए, उनके हाथ उठे कि नहीं उठे? हाथ उठ गए और वोट की रक्षा करने के लिए हमारे लोग लड़ना शुरू कर दिए, हमारे लोगों का वोट पड़ना शुरू हो गया। तो इसलिए मेरे साथियों, मानवर साहब ने जमानत का पत्र नहीं भरा और आदरणीय बहन जी को इसी नैनी जेल से बाइज्जत बरी करके जेल से छोड़ा था, कांग्रेस सरकार ने छोड़ा था। हमारी नेता ऐसी साहसी नेता राजनीति में कोई नहीं है, लेकिन नहीं, जाति का दंश जिसने झेला है उसको ही पता लगता है। अगर ये कहीं दूसरी जात में पैदा हुई होती तब तक इनको देवी कह करके उनकी पूजा शुरू हो जाती, उनकी मंदिर बहुत बन जाती, क्योंकि राजनीति में जो चमत्कार बहन जी ने किया कोई वैसा नेता कर नहीं पाया। बहन जी इस प्रदेश में लगभग 23-24 जिला बनाया, अपने महापुरुषों के नाम पर जिला बनाया, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो, चाहे महात्मा फुले के नाम पर हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज जी के नाम पर हो, चाहे कबीर साहब के नाम पर हो, चाहे गुरु रविदास जी के नाम पर हो, चाहे महामाया जी के नाम पर हो, चाहे गौतम बुद्ध के नाम पर हो, चाहे मानवर कांशीराम साहब के नाम पर हो। उत्तर प्रदेश में पंचशील के नाम पर जिला बनाने का काम किया। और आप यही इलाहाबाद देखिए, कौशाम्बी कितना दूर, 60 किलोमीटर यहाँ से, उसके बाद उसका बॉर्डर फतेहपुर से जुड़ा हुआ, छोटा जिला कर दिया। और कौशाम्बी ऐतिहासिक धरती है, भगवान गौतम बुद्ध जी कौशाम्बी में आए थे, वहां पर 2 व्यापारी थे, दोनों व्यापारियों ने भगवान बुद्ध के नाम पर बुद्ध विहार बनाया था, जिसका खंडहर आज भी है वहां पे। आदरणीय बहन जी जब मुख्यमंत्री बने तो कौशाम्बी का नाम अमर कर दिया, जिला बना दिया। सदगुरु रविदास जी के नाम पर जिला बन गया भदोई में। हमारे महापुरुषों का नाम जगह जगह दिखाई देने लगा। मेरे साथियों, यहीं पे समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने देखा कि अमेठी को साहू जी महाराज के नाम पर जिला बना दिया गया। लखनऊ के अंदर जो मेडिकल कॉलेज था उसको छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय बना दिया।
तो सपा के मुखिया ने कहा ये साहू और माहू कौन होता है? उनको इतिहास पता नहीं होता, और जिनको इतिहास की जानकारी नहीं होती उनका ज्ञान बहुत अधूरा होता है। और इतिहास ही हमें आगे बढ़ना सिखाता है, हमें संघर्ष करना सिखाता है, हमें एक प्रेरणा देने का काम करता है, और प्रेरणा से सोच बनती है, और सोच से शक्ति बनती है, और शक्ति से ताकत बनता है, और ताकत से ही सरकार बनती है, और जब सरकार बनती है तो सबका भला होने लगता है। समाजवादी वाले क्या जाने, बहुत अच्छा कहा था श्रीमती शाइस्ता परवीन ने, कहा थी समाजवादी पार्टी में हम लोग गए, हम अनुशासन नहीं सीख पाए, लेकिन आदरणीय बहन जी के साथ आए हैं, अब अनुशासन सीख जाएंगे। तो मेरे साथियों, आदरणीय शाइस्ता परवीन जी हमारे बीच मौजूद है। माननीय बहन जी के आदेश पर 5 तारीख को बहुजन समाज पार्टी में उनका पूरा परिवार आज देखिए मंच पर है। उनके हस्बैंड जेल में है, उनके बेटे जेल में हैं, इनका परिवार तब भी इतने मुसीबत के बावजूद भी, जिनका कार्यालय गिरा दिया गया हो, उनका घर गिरा दिया गया हो, उनके समर्थकों के साथ अत्याचार किया हो, इतना कष्ट झेल करके भी हमारे बीच में आज मौजूद हैं, जो आपकी उपस्थिति ही बहुजन समाज पार्टी को साहस देता है। और बहुजन समाज पार्टी में आप आई है तो बहुजन समाज पार्टी आपके मान सम्मान के लिए हमेशा आगे रहेगी, हमेशा संघर्ष करेगी। साथियों, आदरणीय शाइस्ता परवीन जी, बहुत जल्दी नगर पंचायत और मेयर का चुनाव हो जाएगा। चुनाव तो बहुत पहले हो जाता, लेकिन कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया, उसमें कहा गया कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कम है। रिक्वेस्ट तो यही था, अपील में रिक्वेस्ट तो यही किया गया था कि बैकवर्ड का आरक्षण कम है, लेकिन माननीय कोर्ट ने क्या किया, रिक्वेस्ट को सुना ही नहीं। जो प्रेयर होता है एप्लीकेशन में लास्ट का 3 लाइन का कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ाया जाए, उन्होंने क्या किया, सब आरक्षण में खत्म कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये भाजपा है, चमत्कार को नमस्कार। इसलिए बहुत सतर्क रहिए, ये बहुत झूठे लोग हैं, इनसे बहुत सतर्क रहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, कैप्चर द टेंपल ऑफ पावर, सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। बाबा साहब ने क्या कहा, कैप्चर द टेंपल ऑफ पावर, सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। और हमारे लोग कहां गए, सत्ता के मंदिर नहीं, अयोध्या वाले मंदिर की तरफ लाइन लगा दी। आप देखिए, जब पूरा बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट लोटा लिए जल चढ़ाने के लिए मंदिर की तरफ चला गया, तो मंदिर का बाबा कहां गया, विधानसभा में गया। गया कि नहीं गया? जब आप विधानसभा छोड़ करके मंदिर की तरफ जाएंगे तो मंदिर के सब बाबा लोग विधानसभा में चले गए। नंबर 1। नंबर 2, अगर मंदिर से ही सब कुछ मिल जाता तो वहां का बाबा क्यों भागता? तो आपको समझ जाना चाहिए वहां कुछ नहीं है। तो ये पीछे मुड़, तो पूरा हमारा दलित और बैकवर्ड सत्ता के मंदिर की तरफ जिस दिन चला जाएगा, उस दिन सत्ता का बाबा अपने मंदिर में भाग जाएगा। ये अपने नाते से हुआ है। आप जब मंदिर की तरफ जब जाएंगे तब तब मंदिर के बाबा विधानसभा में जाएगा। आप सत्ता के मंदिर पर जाओ तो ये सत्ता के मंदिर से भाग करके अपने मंदिर में जाएगा, जहां खाली घंटा हिलाने मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आज
ऐसे पावन अवसर पे हम आदरणीय नेता, अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी को दीर्घायु होने की कामना करते हैं और कुदरत से, तथागत गौतम बुद्ध से चाहते हैं कि उनके अनुकंपा उन पर बनी रहे और वो हजारों साल जिए और देश और समाज के लिए काम करें, हमारा इतिहास जिंदा रखने का काम करें। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए आए हुए सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आप लोग बैठे रहिएगा। अध्यक्षीय भाषण श्रीमती शाइस्ता परवीन जी का पूरा भाषण सुन करके आप जाइएगा। बहुत तैयारी करके आई, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्ष हैं वो। और जब भी मेयर का चुनाव होगा हम लोग इनको मेयर बनाने का काम करेंगे। चलो देखते हैं, अब तो ये जंग जारी है, अब ये लड़ाई शुरू हो गई है, अब मैदान में निपटने का काम होगा। पूरा बहुजन समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। एक प्रश्न का जवाब दूंगा। हमारे एक भाई ने यहीं से कहा था हमारा समाज सत्ता के खिलाफ वोट दिया था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब हमें खिलाफ नहीं, अब हमें सत्ता बनाने के लिए बसपा को वोट करना है, ये विचारधारा होनी चाहिए। और पूरे प्रदेश में बैकवर्ड मानी विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष, आपने देखा होगा कितना बड़ा कार्यक्रम यहीं पर हुआ, पूरे प्रदेश में उनका कार्यक्रम चला। 18 तारीख को लखनऊ में बहुत बड़ा कार्यक्रम उनका है। माननीय शाइस्ता परवीन जी को हम लोगों ने इतने कड़ाके की सर्दी, मतलब यहां तो गर्म लग रहा है लेकिन वहां कितनी ठंडी, लेकिन ठंडी में गर्मी का एहसास दिलाने का काम किया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने का काम करते हैं और मैं आपका बहुत ही हृदय से आभार प्रकट करता हूं। लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती, लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती, गरीबी, तंग बस्ती, भूखमरी देखी नहीं जाती। उनकी बिल्डिंगों को देखते हम नेक नजरों से, मगर उनसे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय।